आप सभी लोग? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम फैंटास्टिक है। और आज अपन करने जा रहे हैं स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज द थर्ड लेवल। और ये है आपकी सप्लीमेंट्री बुक विस्तास का चैप्टर। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार राइटर का नेम देख लेते हैं। राइटर कौन है इस चैप्टर के? जैक फिनी। ओके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। या सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारी चार्ली से। अब इस पूरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं चार्ली की इमेजिनेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली और उसको ऐसा लगता है कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। ठीक है, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो रियलिटी में है ही, लेकिन उसके सिर्फ 2 ही लेवल्स है अगर हम रियलिटी देखें। लेकिन हमारे चार्ली को ऐसा लगता है कि उसके 2 नहीं 3 लेवल है। राइट, तो अब इसी इमेजिनेशन पर आपका पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। In this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the 3rd level of the Grand Central Station. तो अभी उसको इमेजिनेशन में ऐसा लगता है कि 3 लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और एक दिन तो उसकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी इमेजिनेशन में ही 3rd लेवल ढूंढ लेता है और उस पर चला भी जाता है। Which only has 2 levels. रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं बॉस, रियलिटी में सिर्फ 2 ही लेवल है। Considering the entire scenario, Charlie had a word with his psychiatrist friend Sam. अब पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए चार्ली अपनी ये डिस्कशन करता है किसके साथ में? अपने ही दोस्त सैम के साथ में। सैम कौन है? बाय प्रोफेशन वो एक साइकेट्रिस्ट है। वो चार्ली को ये बोलता है कि भाई देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना कि 3rd लेवल है, ये सब है, वो कुछ नहीं, बस तुम्हारे मन का वहम है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें इजी भाषा में, तो इट इज द काइंड ऑफ hallucination. According to Sam, Charlie was unhappy in his life. तो सैम बोलता है कि भाई तू ना लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है, इसलिए तू इतना 3rd लेवल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली आर वेरी अपसेट, और तुम अपनी लाइफ की, ठीक है, अपनी रियल लाइफ की जो परेशानी है उससे भागना चाहता है। पर जैसे ही ये बात चार्ली की वाइफ लुइसा सुनती है तो भाई उसको गुस्सा सा आ जाता है। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि क्या क्या कह रहे हो तुम्हारा दोस्त कि तुम नाखुश हो। Even his stamp collecting is a sort of asylum. He resorts to him in order to feel protected. Even अब हमारी चार्ली को एक और हॉबी है, और वो हॉबी क्या है? स्टैम्प कलेक्ट करने की। तो उसका ये जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन का, ये भी एक तरीका है जिससे वो रियलिटी से भागता है। On the other hand, he starts thinking otherwise. His grandfather started his stamp collection, but in those days, his grandfather must have not been insecure. तो वो सोचता है लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को भी तो सेम हैबिट थी, पर वो तो किसी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। He was not trying to escape from anything. Even President Roosevelt collected stamps. वो सोचते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो कलेक्ट करते हैं स्टैम्प्स, उनको तो भागने की कोई ऐसी नहीं थी कि भाई उनको किसी चीज से भागना है। तो मेरे साथ में ऐसा क्यों है? He starts explaining what exactly happened and begins with how he chose to take the subway. अब वो एकदम एग्जैक्टली बताता है कि उसके साथ एक दिन हुआ क्या। तो चार्ली यहाँ पे कहता है कि एक दिन मैं देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था, मैं बहुत लेट हो रहा था। मैंने सोचा यार इतना लेट हो रहा हूँ तो क्या करता हूँ, आज बस से नहीं जाता हूँ, आज मैं काम करता हूँ सबवे ले लेता हूँ, है ना, अंडरग्राउंड ट्रेन जो चलती है वो ले लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो घर पे उसकी वाइफ भी है लुइसा, तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो आज एक काम करता हूँ, बस से नहीं जाता हूँ, सबवे ले लेता हूँ। अब सबवे लेने के लिए ही, ठीक है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, लेकिन वहां पे उसके साथ कुछ अलग सा होता है। चार्ली कहता है कि भाई मैं तो एक आम आदमी हूं, आई एम एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ 31। तो मैं तो एक 31 इयर्स का एक आम आदमी हूं जिसने बहुत ही सिंपल जैसे कि टैन गैबर्डाइन सूट पहन रखा था,
कुछ इस तरीके का सूट पहन रखा था, ऐसी स्ट्रो हैट थी, उस पे एक फैंसी बैंड था, बस। पर वो देखता है कि 12 लोग एकदम ऐसे ही जैसे उसने कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले लोग उसके आसपास से गुजरते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। कितनी अजीब चीज हुई है उसके साथ में। वो कहता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में था, मेरा दिमाग एकदम नॉर्मल था, मैं सब एकदम नॉर्मल था, है ना, मैं किसी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बस अपनी वाइफ लुइसा से घर जाके मिलना चाहता था, दैट्स इट। फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? Charlie comes to the part of the incident where he entered the Grand Central from Vanderbilt Avenue. अब जैसे गेट्स के नेम होते हैं ना, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, तो चार्ली बताता है कि एक बारी क्या हुआ था कि जैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, कौन सी अपना वेंडरबिल्ट एवेन्यू से एंट्री लेता है, एंड टुक द स्टेयर्स टू द फर्स्ट लेवल, और फिर वो फर्स्ट लेवल पे जाता है जहां पे कौन सी ट्रेन आती है, 20th सेंचुरी नाम की ट्रेन आती है। फिर वो और नीचे जाता है, ठीक है, फिर वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। अब सेकंड लेवल से कौन सी ट्रेन मिलती है, सब अर्बन ट्रेन्स मिलती है, और वहां से उसको एक आर्म्ड डोरवे दिखाई देता है। आर्म्ड डोरवे मतलब क्या, ऐसा मतलब इस तरीके का उसको एक डोरवे दिखाई देता है, उससे वो जाता है तो बस खो जाता है। फिर इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर हिम, कहते लेकिन ना मेरे लिए कुछ ऐसा सरप्राइजिंग चीज नहीं थी, ठीक है, कुछ अनयूजुअल नहीं था, मेरे साथ तो अक्सर ये होता है। Because even if he had come to that station 1,000 times, there were occasions he bumped into new corridors. वो कहते हैं ऐसे ही होता है हमेशा, कभी मैं हजारों बार चले जाऊं, मतलब ठीक है ऐसा ही होगा कि मतलब कभी किसी दरवाजे से कहीं पहुंच गए, कभी किसी दरवाजे से कहीं पहुंच गए, है ना, हमेशा नए कॉरिडोर्स, नए डोरवेज खुल जाते हैं। He wondered that Grand Central was expanding at a very fast rate, just like a tree and with its roots. तो वो कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये एक पेड़ की तरह है, ठीक है, जिसके जो रूट्स हैं, जिसकी जो जड़ें हैं, वो ऐसे फैली हुई होती है ना, जैसे ट्री होता है, ट्री की जड़ें क्या ऐसे फैली हुई होती है। तो वो कहता है ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ना हर बारी किसी वो कहीं पे जाओ, किसी गेट से जाओ, किसी गेट में खुल जाते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्री जिसकी भाई रूट्स जैसे होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, तो बिल्कुल वैसे ही है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। द अनयूजुअल कॉरिडोर he had entered into began angling left. अब वो देखता है कि जिस कॉरिडोर में वो घुसा था, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ हो रहा है, and slanting downward, which he felt odd. ठीक है, तो उसको ना जाते वक्त तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई ये कैसा सा है, ठीक है, बट he kept on walking, फिर भी वो चलता रहता है। Then he took a left and walked down the stairs. ठीक है, फिर वो क्या करता है, लेफ्ट लेता है सीढ़ियों से, ठीक है, वो कहां पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। अब देखते हैं ये थर्ड लेवल जो कि है भी नहीं रियलिटी में, ठीक है, वो थर्ड लेवल एक्चुअली दिखता कैसा है। लेट्स सी। द रूम वाज स्मॉलर, तो ये सब कुछ चार्ली की इमेजिनेशन में हो रहा है, कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है, वो कह रहा है ना मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके साथ में, सब उसकी इमेजिनेशन है। अभी ये जो थर्ड लेवल होता है, यहाँ पे जो रूम होता है वो काफी छोटा होता है, स्मॉलर होता है, फ्यूअर टिकट विंडोज थी, बहुत ही कम टिकट विंडोज थी वहां पे, एंड ट्रेन गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, एक होता है ना बूथ जहां पर आप जाके पूछ सकते हो कि भाई कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन बूथ भी था बीच में, और वो वुड का बना हुआ था, एंड काफी पुराने जमाने के टाइप का सा दिख रहा था, आज के जमाने के टाइप का नहीं दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, उस बूथ में, इंफॉर्मेशन बूथ में एक आदमी भी बैठा हुआ था जिसने ग्रीन आई शेड लगा रखी थी और लॉन्ग ब्लैक इस तरीके के स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, तो लाइट्स जो थी वो टिमटिमा रही थी और काइंड ऑफ फ्लिकर हो रही थी, ऐसा मतलब जल रही है, बुझ रही है, ऐसा।
क्या क्या था वहां पे? ओपन फ्लेम गैस लाइट सी, ये होती है बच्चा देखो ये, ठीक है, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फ्लेम गैस लाइट्स थी, ब्रास स्पिटून्स थे, ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में, ठीक है। और फिर उसने एक आदमी को भी देखा वहीं पे थर्ड लेवल पे, जो कि अपनी वेस्ट, ठीक है, अपनी इनर की पॉकेट में से घड़ी निकाल रहा था, गोल्ड वॉच, ठीक है, पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। तो मतलब इस तरीके की कुछ वो घड़ी थी, उसमें से टाइम देख रहा था वो। ही वोर अ डेरबाई हैट, उसने कुछ इस तरीके की हैट पहन रखी थी, ठीक है, और उसने ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था विद टाइनी लेबल्स, ठीक है। लेबल्स होते हैं मतलब आप ये देखो आज के टाइम पे आप जो कोट वगैरह देखोगे उनमें आपको ऐसे छोटे वाले लेबल्स नहीं मिलेंगे, बड़े होते हैं, यहाँ तक के होते ना, यहाँ तक के नहीं होते, राइट। तो एकदम छोटे ऐसे टाइनी लेबल्स वाले लेबल वाला उसने कोट पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, ठीक है, और उसकी कुछ इस तरीके की हैंडल बार शेप की, ठीक है, कुछ ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, हाँ, कुछ इस तरीके की उसकी मूछें भी थी, किसकी? उस आदमी की जिसने इसको थर्ड लेवल पर देखा, ठीक है। तो चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचता है, वहां पे एक आदमी को देखता है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताया। Everyone in the station was dressed like 1890 something. चार्ली बोलता है कि मैंने देखा कि सभी लोग मतलब ऐसे लग रहे थे कि जैसे एकदम पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे, सबने ऐसा लग रहा था कि कुछ 1890 का कुछ पहन रखा हो, मतलब 18th सेंचुरी का सब लग रहा था। अब वुमेन कहता है मैंने एक वुमेन को भी देखा वहां पे। शी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी जिसकी स्लीव्स कैसी थी, जैसे मटन की लेग होती है ना, मटन लेग होती है, तो मतलब इस तरीके की स्लीव्स थी जिसकी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ अ हाई बटन शूज, और उसने स्कर्ट पहन रखी थी, ठीक है, हाई बटन शूज थे, स्कर्ट पहन रखी थी। अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव लोकोमोटिव, उसने एक लोकोमोटिव भी देखा। अब लोकोमोटिव क्या होता है ये देखो, ये होता है लोकोमोटिव, तो उसने इस तरीके का लोकोमोटिव भी देखा। बेसिकली लोकोमोटिव क्या होता है? अ पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुलिंग ट्रेन्स, जो कि ट्रेन पुल करने के काम आता है, ठीक है। और इसके मैन्युफैक्चरर कौन थे? करियर एंड ईव, ठीक है, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और इस पर ऐसे फनल शेप्ड, ठीक है, स्टैक भी था, टू वैलिडेट हिज सस्पिशन। अब अपने इस शक को कि वो 18th सेंचुरी में आ गया है, इस शक को, ठीक है, कंफर्म करने के लिए वो जाता है एक न्यूज़पेपर बॉय के पास, और वो न्यूज़पेपर बॉय क्या कर रहा होता है? वो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। अ न्यूज़पेपर विच वॉज डिसकॉन्टिन्यूड ईयर्स अगो, और चार्ली कहता है कि यार ये तो न्यूज़पेपर बहुत साल पहले बंद हो चुका है ना। द वर्ल्ड करके एक न्यूज़पेपर वो देखता है। देयर वर सम हेडलाइंस, तो कुछ हेडलाइंस थी, ठीक है, अबाउट देन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो कि किसके बारे में थी? उस टाइम के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लीडिंग स्टोरीज, उनकी लीडिंग स्टोरी छपी हुई थी। द डेट ऑन द फ्रंट पेज वॉज ऑल्सो June 11, 1894, और वो, ठीक है, फ्रंट पेज पे जब डेट देखता है तो डेट क्या होती है? June 11, 1894, और अब उसको कंफर्म हो जाता है कि भाई मैं 18th सेंचुरी में आ चुका हूं। He was now sure. Immediately he went to the ticket window. फटाफट से भागकर टिकट विंडो पे वो जाता है to get the ticket for Galesburg, Illinois for him. और किस लिए जाता है? ताकि वो टिकट खरीद सके गेल्सबर्ग की। यस, क्योंकि उसे गेल्सबर्ग जाना है अपनी वाइफ के साथ में। अब गेल्सबर्ग ही क्यों जाना है? क्योंकि बहुत ही सुंदर वंडरफुल टाउन है विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। तो भाई गेल्सबर्ग क्या है? वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है, ग्रीनरी है, पीसफुल एनवायरमेंट है, इसलिए उसको जाना है गेल्सबर्ग। He describes how things were in 1894. ठीक है, वो बताता है कि कैसे चीजें थी 1894 में।
बिफोर द 2 वर्ल्ड वॉर्स टुक प्लेस 1894 में 2 वर्ल्ड वॉर्स भी नहीं हुई थी, ना तो World War I हुई थी ना World War II हुई थी. इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एज दे आर नाउ, और इवनिंग्स भी उस टाइम पे बड़ी हुआ करती थी, लॉन्ग हुआ करती थी. एंड मैन एंड वीमेन लिविंग इन पीस, और सभी लोग बहुत ही शांति से रहते थे, टेंशन वेंशन का कोई चक्कर ही नहीं था. चार्ली जस्ट हैड इनफ वन साइडेड जर्नी. लेकिन चार्ली के पास, अब देखो चाहे आप पास्ट में जाओ चाहे प्रेजेंट में जाओ, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो भाई आपको पैसे तो लगेंगे. अब चार्ली के पास, ठीक है, इतने पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ एक साइड का पैसा था, ठीक है, वन साइडेड जर्नी का पैसा था. जस्ट एज ही टुक आउट द मनी, अब जैसे ही चार्ली वन साइडेड टिकट लेने के लिए, ठीक है, पैसे निकालता है, द क्लर्क इन्फॉर्म दैट ही इज नॉट, दैट दिस इज नॉट द एक्सेप्टेबल लीगल टेंडर. तो क्लर्क उसको बोलता है कि ओए क्या ये लीगल करेंसी नहीं है, क्या दे रहे हो मुझको, क्योंकि क्लर्क तो 18th सेंचुरी का ना. अब देखो सारी चीजें उसकी इमेजिनेशन में है, उसकी इमेजिनेशन में उसने क्लर्क भी सोच लिया है. तो वो सोचते कि जैसे क्लर्क उसको कह रहा है कि भाई क्या मतलब 18th सेंचुरी है ना, ये तो 18th सेंचुरी में तो कहाँ अभी उन्होंने देखे ही नहीं है प्रेजेंट टाइम के तो नोट्स. तो कहते क्या ये क्या दे रही हो, ये थोड़ा ना चलते हैं. And by any chance if he tried to be smart he won't be able to get away with it. और क्लर्क बोलता है कि बेटा अगर ज्यादा शानपंती की ना तो बच नहीं पाओगे, जेल में डाल दूंगा सीधा. He glanced at his cash drawer. तो चार्ली कैश ड्रॉर में देखता है उसके, और उसको ये रियलाइज होता है कि जो करेंसी वो दे रहा है क्लर्क को वो प्रेजेंट टाइम की करेंसी है, और 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी की करेंसी चलती थी. तो वो काफी डिफरेंट थी एंड ऑलमोस्ट डबल द साइज. He ran out because he didn't want to go to jail. तो वो कहता है कि भाई 18th सेंचुरी में भी जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, तो कहता मैं फटाफट वहां से भाग गया. पर अभी भाई पास्ट में तो जाना है, तो वो नेक्स्ट डे क्या करता है, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, तो लंच के टाइम पे वो क्या करता है, ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. तो बैंक में से $300 वो निकालता है, और लगभग कुछ इतने ही थे उसके पास. ये मतलब आप मान लो कि टोटल उसकी इतनी ही सेविंग थी जो उसने निकाल ली. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी फ्रॉम कॉइन डीलर, और क्या करता है, कॉइन डीलर के पास जाकर पुराने जमाने की करेंसी खरीद के लाता है. जैसे अपन नहीं बचपन में किया करते थे कि भाई असली नोट देकर नकली नोट खरीदते थे, बिल्कुल वैसे ही चार्ली ने भी क्या किया, प्रेजेंट टाइम की करेंसी देकर $300 प्रेजेंट टाइम की देकर उसने ओल्ड टाइम की करेंसी खरीदी, और उसको मिला कितना, $300 बॉट लेस देन $200 से कम उसको मिला. बट ही डिडंट केयर, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, उस टाइम पे भाई एक्स वर 13 cents अ डजन इन 1894. वो कहते कोई बात नहीं, उस टाइम पे एक्स भी तो सस्ते थे ना, तो समझ में आता है उस टाइम पे इतनी महंगाई थोड़ा ना थी. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब उसने थर्ड लेवल जाने के लिए ये करेंसी चेंज करवाई है, बट उसको ये थर्ड लेवल मिलता नहीं है दोबारा. बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नेवर फाइंड द वे टू द थर्ड लेवल कॉरिडोर अगेन डिस्पाइट हार्ड एफर्ट्स. वो बहुत कोशिश करता है लेकिन थर्ड लेवल उसको नहीं मिलता. His wife Louisa was pretty worried. अभी इसकी वाइफ को चिंता होने लग जाती है. When she got to know about it all, जब उसको इन सब चीजों के बारे में पता लगता है तो उसको काफी चिंता होने लग जाती है. After a while, he went back to finding distractions with the help of stamps. लेकिन थर्ड लेवल नहीं मिल रहा, लेकिन चिंताओं से तो भागना है ना उसको, है तो कि भाई चिंताओं से भागना है, डर से भागना है. मॉडर्न लाइफ वो जी नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो क्या करता है, वापसी से अपनी उसी हॉबी पर आ जाता है, स्टैम्प कलेक्शन वाली हॉबी पर आ जाता है. Somehow Sam the psychiatrist disappeared. और तभी क्या होता है, अब इसका जो दोस्त है सैम वो भी गुम हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, गायब हो जाता है एकदम से. चार्ली सस्पेक्टेड दैट ही हैड गॉन टू गेल्स वर्क. तो चार्ली सोचता है कि मेरा दोस्त पक्का
गेल्सबर्ग ही गया होगा। He finds himself in the time space of 1894. वो सोचता है कि मेरा दोस्त सैम भी गेल्सबर्ग में चला गया है 1894 यानी कि 18th सेंचुरी में चला गया है। One night Charlie came across a first day cover. ठीक है, अब चार्ली को जैसे स्टैम्प कलेक्शन की आदत है तो एक दिन उसको फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? It is an envelope with a stamp on it that stamp collectors mail to themselves on the first day of its sale to mark the date. अब क्या होता है, जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत होती है तो वो क्या करते हैं, एक एनवेलप पे वो स्टैम्प लगाते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को ही मेल कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उनके पास डेट का रिकॉर्ड आ जाता है कि किस दिन ये स्टैम्प इशू हुई थी, राइट। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही वो उसको अपने आप को मेल कर देते हैं। तो इस एनवेलप में कुछ होता नहीं है, खाली एक सिंगल पेपर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, कोई लेटर वगैरह नहीं होता। दे आर जस्ट ब्लैंक इनसाइड, अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं और कोई मतलब नहीं होता इनको खोलने का। That night, he found by surprise one of his grandfather's old first day covers. और तभी क्या होता है, रात में चार्ली को बड़ी अचानक से अपने ग्रैंडफादर का एक फर्स्ट डे कवर मिल जाता है। Someone had mailed it to his father at his home at Galesburg. और ये किसी ने उसके फादर को मेल किया था। As he saw from the address on the envelope, उसको ये बात एनवेलप से पता लगती है। The postmark showed that it had been there since July 18, 1894. और जब वो डेट वगैरह देखता है, पोस्ट मार्क जब वो देखता है तो उसको पता लगता है कि ये 18 जुलाई 1894 को आया था। The stamp had a picture of President Garfield. ठीक है, तो प्रेसिडेंट गैरफील्ड की उन पे फोटो लगी होती है। It was a 6 cent. तो ऐसा होता है ना कि जैसे स्टैम्प पे भी कुछ अमाउंट लिखा होता है ना, तो 6 सेंट्स की स्टैम्प थी, एकदम डल ब्राउन कलर की, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर हैड पुट इट इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। वो सोचता है कि उसके दादा ने ये फर्स्ट डे कवर, ठीक है, रखा होगा अपनी स्टैम्प कलेक्शन में। एंड द चार्ली नाउ डिस्कवर्ड इट, और ये अब चार्ली को मिल गया है। द पेपर इनसाइड एंड अ लेटर रिटन इन इट, ठीक है। अब चार्ली इसको जब खोल के देखता है फर्स्ट डे कवर को, तो वो देखता है कि उसके अंदर एक लेटर है। द लेटर रीड एज, अब देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। सो इस तरीके का लेटर होता है और ये ऐसे एड्रेस होता है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। लिखा होता है चार्ली। अब ये लेटर किसने लिखा है? सैम ने लिखा है। अब देखो, आप लोगों को ना यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्या सैम सच्ची में चला गया था, क्या ये था वो था, ठीक है। आपको चार्ली की इमेजिनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको उसके इमेजिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे कि चार्ली ऐसा सब क्यों इमेजिन कर रहा था, और ये क्या इमेजिनेशन थी या रियलिटी थी। तो सारी चीजें, ठीक है, बस उसकी इमेजिनेशन का ही पार्ट थी। आपको यहाँ पे कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि मैम सैम ने कैसे लिखा लेटर, सैम कहाँ चला गया था, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें चैप्टर में सिर्फ मिस्ट्री बनी हुई है, कुछ भी आपको चैप्टर में क्लियरली नहीं दिया हुआ। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ चार्ली। वो आपका काम नहीं है, वो चार्ली का काम था, ठीक है। वो उसकी सारी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में बंदा कुछ भी सोच सकता है। सो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, ठीक है, कि भाई चार्ली ये सब चीजें इमेजिन क्यों कर रहा था, क्योंकि वो रियलिटी से भागना चाहता था, ठीक है। और इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सैंपल क्वेश्चंस है, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है, वो सब मैम इसी चैनल पर करवा चुकी है, 3rd लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्लीज आप देख लेना ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाए। स्टिल कोई डाउट लगे तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, आई सॉल्व, ठीक है। अब आओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लेटर सैम ने लिखा है चार्ली के अकॉर्डिंग, और क्या लिखा है लेट्स सी। तो वो कहता है बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सैम जो होता है वो कहता है कि भाई तुम एकदम ठीक थे, तू एकदम सही था,
तो बिल्कुल सही सोचता है, थर्ड लेवल एक्चुअली में है, मेरे को थर्ड लेवल मिल गया है, मैं थर्ड लेवल के थ्रू 18th सेंचुरी में आ गया हूँ, ठीक है। और अब मैं बोलूँगा कि भाई तू और जो वाइफ है तेरी लुइसा, दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढो, क्योंकि वाकई में ढूंढना वर्थ रखता है, राइट। सो ये सब लिखा होता है लेटर में। द लेटर हैड बीन साइंड ऑफ एज सैम। Charlie found out from the coin store that he used to visit that Sam had bought old currency worth $800. ठीक है। और अब चार्ली को इमेजिनेशन में ही ये भी पता लगता है कि क्वाइन डीलर के पास वो जाता है, तो उसको ये भी पता लगता है कि सैम भी उसी क्वाइन डीलर के पास में आया था और $800 लेकर गया है, which was to be utilized in a hay, feed and grain business. अब वो सोचता है कि मेरा दोस्त अगर $800 लेके गया है, सो पक्का ये जाकर बिजनेस करेगा किसका, हे का, ठीक है। मतलब होता है ना कि घोड़ों वोड़ों को चराने के लिए जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उस चीज का ये बिजनेस करेगा, which what he always wished to do. और सोचता है कि सैम हमेशा से यही तो चाहता था करना, सो पक्का ये वही वाला बिजनेस जाके करेगा। He could not go back to his old business, certainly not in Galesburg, Illinois. तो वो सोचता है कि ऑब्वियस सी बात है, सैम ठीक है अपना ओल्ड बिजनेस कर भी नहीं सकता है, यानी कि सैम अभी तो साइकेट्रिस्ट है। 1894 में साइकेट्रिस्ट बन के वो क्या ही करेगा, है ना, क्योंकि 1894 में चीजें बहुत शांत थी, पीसफुल एनवायरनमेंट था, ठीक है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, तो लाइफ में टेंशन वगैरह होती नहीं थी, तो इसलिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत रखती ही नहीं थी, है ना, लगती नहीं थी। सो इसलिए वो सोचता है कि हाँ पक्का सैम जाके यही वाला बिजनेस करेगा, हे फीड का। द स्टोरी एंड्स एट अ मिस्टीरियस नोट। तो स्टोरी आपकी खत्म होती है विद अ मिस्टीरियस नोट वेयर चार्ली इज वंडरिंग दैट अबाउट सैम, जहां पे चार्ली अभी भी किसके बारे में वंडर कर रहा है, सैम के बारे में। ओके, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा आपको चार्ली के इमेजिनेशन के बारे में नहीं सोचना कि मैम सैम ने कहाँ से लेटर लिख दिया, ठीक है, सैम चला गया था, ये सब चीजें आपको नहीं, उसकी मिस्ट्री के आपको आंसर नहीं ढूंढने, आपको बस ये देखना है कि चार्ली को ये सब चीजें क्यों लग रही थी। मेन क्वेश्चंस आपके वहीं से आते हैं, ठीक है। सो अभी इसी के साथ में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है अभी तक तो भाई कर लो, क्योंकि अनअकैडमी का विजेता बैच है आप लोगों के पास, जहां पे आप सारे सब्जेक्ट्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन पा सकते हो, है ना, राइट, यस। तो आपको मिल रहा है सारे सब्जेक्ट्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। सो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, साइंस स्ट्रीम है तो साइंस के लिए भी अवेलेबल है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, जो भी आपका स्ट्रीम है आप उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, ठीक है, आपके सैंपल पेपर के सॉल्यूशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, ठीक है, आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, जो भी टीचर यूज कर रहे हैं आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, हर लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, ठीक है, इसके साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। सो ये सारी चीजें आपको मिलती है और अभी मिल रही है सिर्फ 50% डिस्काउंट पे, और बहुत ही जल्द अनअकैडमी के इस विजेता बैच की फी भरने वाली है, तो फी भरे उससे पहले ही आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी 5 दिसंबर तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। एंड यू कैन यूज कोड KG31, आप साथ में KG31 कोड भी यूज कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो देखो भाई, प्राइस वगैरह बढ़े ना उससे पहले ही बच्चा एनरोल कर लो, राइट। बाकी आप कुसुम मैम को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, माय नेम इज कुसुम गोयल ऑब्वियसली एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, वो भी आपको पता होगा। सो लिंक्स वगैरह आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, ठीक है, अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, मैम को सर्च कर लो, फॉलो कर लो, ताकि आपकी इंग्लिश की एकदम टनाटन तैयारी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड अपनी लाइव क्लासेस होती है, अगर आपको मैम की लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो लाइव क्लास आप कर सकते हो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 8:30 PM पर डेली आपकी लाइव क्लास होती है, ऑल्टरनेटिव डेज पर, सॉरी, ठीक है। एंड इसी चैनल पर मैम ने
आपको इस साल के सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया है आपका, जिसमें रीडिंग इंक्लूडेड है, आपका राइटिंग स्किल्स के आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करवाए हैं, एंड आपका लिटरेचर, पूरा लिटरेचर का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है कि क्या लिखना है। सो अगर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वो आंसर्स पढ़ लेना, ठीक है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।